नमस्कार। भारतीय राजनीति में ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने सक्रियता के साथ साथ एक अलग अपनी छाप छोड़ी, चाहे वो किसी भी सरकार में हो। यशवंत सिन्हा जी भी उनमें से एक हैं। जनता पार्टी से अपनी राजनीतिक यात्रा करने से पहले देश की प्रशासनिक क्षमता में अपना बड़ा योगदान दिया और उसके बाद राजनीति में आए। राजनीति में आते ही अलग तरीके की जिम्मेदारियां रही, वित्त मंत्रालय संभाला और फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहते हुए वित्त मंत्रालय का बहुत महत्वपूर्ण महकमा मंत्रालय तो संभाला ही और साथ में बाद में विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाली। कई किताबों के लेखक और बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्ति जाने वाले यशवंत सिन्हा समय समय पे कई प्रयोग करते रहे हैं। 3 साल पहले उन्होंने लगभग 3 साल पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी और उसके बाद बिहार में राजनीति अपनी जन्मभूमि में काम करने का सोचा, लेकिन कुछ स्वास्थ्य के कारणों से ऐसा नहीं हो सका और अब वो एक नए दौर में आ गए हैं। अब उन्होंने ममता बनर्जी के साथ में काम करना शुरू किया है। अभी हाल ही में आपको, बल्कि कल ही कहा जाए, सोमवार को आपको पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया गया। बहुत बहुत स्वागत है यशवंत जी आपका कि आपने हमें समय दिया नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी को। एक इतनी लंबी यात्रा करने के बाद और ये एक सवाल अक्सर उठता है कि उम्र के इस दौर में आपने टीएमसी जानने की क्यों सोची, सुदूर पश्चिम बंगाल में जाकर के अपनी यात्रा फिर से शुरू करने की सोची? तो उसके पीछे तय है कि कोई सोची समझी रणनीति होगी, कोई सोचा समझा हिसाब किताब होगा। उसे क्या हम लोग कैसे समझें? एक तरह से देखें तो ये बहुत सिंपल लगता है। मेरा मोह भंग हो गया इस भारतीय जनता पार्टी से, जो आज के दिन की भारतीय जनता पार्टी है, मोदी और शाह के नेतृत्व में। मैंने उस भारतीय जनता पार्टी में काम किया था, पार्टी में भी और सरकार में भी, जब आडवाणी जी थे और अटल बिहारी वाजपेयी थे। अब उसका मैं अगर आपको बताऊं कि आप देखिए अटल जी की राजनीति क्या थी। अटल जी की राजनीति थी कि वो अलायंसेस, गठबंधन बनाते थे। कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला से लेके कन्याकुमारी तक डीएमके या अन्ना डीएमके के साथ उन्होंने गठबंधन बनाया। असम गण परिषद और ममता बनर्जी बंगाल में, चंद्रबाबू नायडू वहां पे, शिवसेना महाराष्ट्र में, हर जगह उन्होंने गठबंधन बनाकर देश को एक ऐसी सरकार दी जिसका लोग आज भी नाम लेते हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी मोदी और शाह की है, ये अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी के रास्ते नहीं चल रही है। उनका अगर मकसद था कि सबको एक साथ जोड़ के, अस्तित्व को खत्म करके नहीं बल्कि जोड़ के आगे बढ़ो और देश को आगे बढ़ाओ, तो उसके ठीक विपरीत आज मोदी शाह की जो जोड़ी है वो लोगों को अब समाहित करने में विश्वास नहीं करते। वो लोगों को बिल्कुल कुचल कर समाप्त करने में विश्वास करते हैं और उनको लगता है कि जो हमारे सामने खड़ा है उसको हमें कुचल कर आगे बढ़ना चाहिए। ये जो सोच है, ये प्रजातांत्रिक सोच नहीं है, खास करके भारत जैसे देश में। और इसीलिए आपने देखा कि पुराने जो सहयोगी थे भारतीय जनता पार्टी के, जैसे अकाली दल पंजाब में या शिवसेना महाराष्ट्र में, वह भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अलग हो गए। तो ये जो रवैया है भारतीय जनता पार्टी का, गैर प्रजातांत्रिक रवैया, एक तरह से हम कहें तो मिलिटरिस्टिक रवैया, इसको देखते हुए मैंने अपने को भारतीय जनता पार्टी से अलग थलग कर लिया था 3 साल पहले। अब दूसरा जो पार्ट है आपके प्रश्न का कि तो हमने तृणमूल कांग्रेस क्यों ज्वाइन किया। आप देख रहे हैं कि बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और उस चुनाव को राष्ट्रीय महत्व का चुनाव बना दिया है भारतीय जनता पार्टी। ममता बनर्जी ने नहीं बनाया।
टीएमसी ने नहीं बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने इतना शोर मचाया कि ममता बनर्जी को बर्बाद करना है, टीएमसी को हराना है और ये करना है, वो करना है, और आगे बढ़ के रोज देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री भी उस प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। इस समय मुझे महसूस हुआ कि टीएमसी के हाथ को मजबूत करना जरूरी है। मैंने उनसे कहा कि अगर मेरे आपके साथ जुड़ने से एक सीट पर भी कोई फर्क पड़ेगा तो मैं ऐसा करने को तैयार हूं। फिर तुरंत उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और 2 दिन के भीतर यह तय हुआ कि मैं कोलकाता जाऊंगा और टीएमसी में शामिल होगा। ये पूरा इतिहास है हाल के दिनों का कि मैं टीएमसी में कैसे और क्यों शामिल हुआ। आप 2 बातें हैं, एक बहुत गंभीर शब्द आपने इस्तेमाल किया और एक बहुत ही सॉफ्ट इस्तेमाल किया आपने। गंभीर शब्द आपने इस्तेमाल किया कि भारतीय जनता पार्टी कुचल करके आगे बढ़ रही है, लोगों को, पार्टियों को, जो अपने उनके अलायंसेस थे उनको कुचल करके आगे बढ़ती है। मुझे लगता है ये शायद बहुत ही बड़ा आक्षेप है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना रहा है कि हमें अपनी पार्टी बढ़ाने का हक है और वो उन्होंने बढ़ाया है। तो एक ये बात, दूसरा, आप ऐसा विशाल व्यक्तित्व वाला, विराट व्यक्तित्व वाला आदमी अगर इतना मॉडेस्ट होता है कि एक सीट पर भी प्रभाव पड़ता है, तो ये बिल्कुल विपरीत जो चीजें हैं, ये कैसे राजनीति है या कुछ और भी है इसमें? कुछ नहीं, कुछ नहीं है। हमारे कई एक्शंस को लोग जोड़कर देखते हैं किसी सस्ती क्या हम कहेंगे एम के साथ कि इन्होंने ऐसा किया, जरूर ऐसा सोचा होगा इन्होंने। मुझे जीवन में बहुत कुछ प्राप्त हो चुका है, मेरे अंदर अब कोई ख्वाहिश बाकी नहीं है और इसीलिए हमने अगर टीएमसी ज्वाइन किया है तो बिना किसी शर्त के ज्वाइन किया है। और मैं आपको एक राज की बात बता दूं कि टीएमसी ने आज से 2 साल पहले स्वयं ये ऑफर किया था कि आप राज्यसभा में चले जाइए। उस समय मैं टीएमसी ज्वाइन करके अगर तुरंत राज्यसभा में जाता तो लोग ये कहते हैं कि देखो, राज्यसभा में जाने के लिए यशवंत सिन्हा ने टीएमसी ज्वाइन किया। अभी बंगाल में चुनाव हो रहे हैं और क्या होगा आगे चल के कोई जानता नहीं है। तो इसीलिए आज का मौका मैंने सबसे उपयुक्त समझा कि इसमें मेरी नीयत के ऊपर कोई शक नहीं उठा सकता है, कर सकता है। दूसरी बात कि मैंने जो टीएमसी को कहा, आपने जो शब्द मेरे बारे में कहे उसके लिए मैं आपका आभारी हूं, लेकिन अपने को कम करके आंकना ये मेरी बराबर की आदत रही है। इसीलिए मैंने ये संदेश भेजा था कि अगर मेरे आने से एक सीट पर भी फर्क पड़ता है तो मैं ज्वाइन करने को भी तैयार हूं। आपको मैं याद दिला दूं कि पिछला जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें मैंने टीएमसी के लिए प्रचार भी किया था बंगाल के कुछ क्षेत्रों में। तो टीएमसी के साथ मेरा मधुर संबंध पहले से रहा है, लेकिन इस बार मैंने महसूस किया कि हमें टीएमसी के अंदर जाकर ज्वाइन करके कुछ फर्क लाने की कोशिश करनी चाहिए, खास करके इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बंगाल का चुनाव जो एक प्रदेश का चुनाव है उसको भारतीय जनता पार्टी ने इतनी गंभीरता से लिया है कि अपनी पूरी ताकत उसमें वो झोंक रहे हैं, इसलिए आवश्यक था। आपने तो ममता बनर्जी के साथ काम भी किया, आप दोनों लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ में उन मंत्री थे, रहे हैं। दूसरा, ममता जी का जो व्यक्तित्व माना जाता है, जो उनका व्यवहार माना जाता है, बहुत एग्रेसिव माना जाता है। तो क्या ममता जी के साथ काम करना, क्योंकि उनके पुराने जितने साथी हैं, ज्यादातर साथी उनसे अलग हो चुके हैं बड़े लेवल पे। दिनेश त्रिवेदी थे आपके साथ में, वो भी अलग हो गए और पीछे लोग भी अलग हो गए उसमें। तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि ममता जी का वो आपका इस्तेमाल कर लेंगी, या राष्ट्रीय राजनीति में आपके जाने का, एक वहां ममता के साथ जाने पर
एक बड़ा प्रभाव होगा, या ममता जो इस समय विपक्ष की राजनीति बिल्कुल दिशाहीन है, क्या उससे कोई बड़ा असर दिखेगा इस चुनाव में? देखिए, आपने जो आने जाने की बात की, तो आप देखेंगे कि न केवल बंगाल में बल्कि हर प्रदेश में जब भी चुनाव हुए हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी, तो कुछ लोग, कहीं कहीं वो संख्या बड़ी भी है, वो अपने जिस दल में थे उसको छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। बंगाल में भी हम ये ट्रेंड, ये दृश्य देख रहे हैं कि लोग छोड़ के ऐन चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। क्यों शामिल होते हैं? अगर आप बहुत दिनों तक किसी के साथ रहे, आपको पूरी इज्जत मिलेगी। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन उसके बावजूद ऐन मौके पर आप धोखा दे देते हैं, तो क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके ऊपर कोई दबाव पड़ा, कोई प्रभाव पड़ा। और हम सब इस बात को जानते हैं हाकू जी, कि सरकार जो है वो सिर्फ राजनीति का उपयोग नहीं करती। सरकार सरकार का उपयोग करती है, सरकारी एजेंसियों का उपयोग करती है या दुरुपयोग करती है, और लोगों के पीछे ईडी, इनकम टैक्स, एनआईए, सीबीआई, पता नहीं क्या क्या छोड़ देती है कि उनको जिस तरह से परेशान किया जा सकता है वैसे परेशान किया जाए। और जिन लोगों का जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्केलेटन्स इन द कबर्ड, अगर कुछ छुपाने को है तो डर के मारे फिर चले जाते हैं सरकारी पक्ष में। ये जो सिलसिला है उसमें बीजेपी और सरकार की बड़ी भूमिका है। अब दूसरी बात यह रही कि जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि बंगाल के चुनाव को राष्ट्रीय महत्व के चुनाव में किसने परिणत किया है? इसको परिणत किया है राष्ट्रीय महत्व के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने। तमिलनाडु में भी चुनाव हो रहा है, असम में भी चुनाव हो रहा है, पुडुचेरी में भी चुनाव हो रहा है, केरल में भी चुनाव हो रहा है। कहीं आपने देखा कि इतना शोरगुल मचा हुआ है? ये अमित और शाह और मोदी की जो जोड़ी है वो इतना सक्रिय है किसी और प्रदेश में जितना वो बंगाल में है। तो मैंने जो शुरू में आपसे कहा कि कुचल कर आगे बढ़ना है, तो वो टीएमसी को और ममता बनर्जी को कुचल कर बंगाल में अपनी सत्ता लाना चाहते हैं, जो कि घोर अप्रजातांत्रिक है। और मुझे लगता है कि हमारे प्रजातंत्र में इस तरह की चीजों को इजाजत नहीं देनी चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि बंगाल की जनता जो है वो इन सब बातों को समझ रही है और आने वाले चुनाव में इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। लोकतंत्र में विपक्ष का रहना बहुत जरूरी है, और मेरा व्यक्तिगत मानना रहा है कि कांग्रेस को वो भूमिका बड़ी निभानी चाहिए थी जो शायद उतनी बड़ी नहीं निभाई पाई। आखिर क्या वजह है 6.5 7 साल होने के बाद भी, मोदी शासन के बाद भी अभी तक विपक्ष एक मजबूत तरीके से नहीं उभर पा रहा है? और इसी का कारण है कि जिन शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं उसको करते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है आपके हिसाब से। तो क्या वजह है कि विपक्ष क्यों नहीं एक हो पा रहा है? क्या उसमें भी सत्ता का लालच इतना है कि उत्तर प्रदेश में एक तरफ अखिलेश यादव, मायावती एक साथ होते हैं और फिर जब सत्ता का रिजल्ट अच्छे नहीं आते तो फिर अलग हो जाते हैं? बहुत जगह ऐसी बातें रही हैं। केरल में अभी चुनाव हो रहा है, वहां पे भी आप हालत देख लीजिए कांग्रेस की कितनी बुरी है कि आखिरी वक्त पर चाको वहां से इस्तीफा दे देते हैं। वहां के स्थानीय नेतृत्व, जो प्रदेशीय नेतृत्व है, उसमें भी वैसी स्थिति बनी हुई है। तमिलनाडु में कांग्रेस को सिर्फ 20 सीटों का एक राज्य, 20 सीटों का केंद्र बना दिया जाता है। आखिर ऐसी क्या वजह है? क्यों ऐसा हो रहा है कि विपक्ष एक साथ नहीं हो पा रहा है? देखिए, आपने तो दुखती रग पर स्वयं उंगली रख दी कांग्रेस का जिक्र करके। कांग्रेस भाजपा के अलावा दूसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, सारे प्रदेशों में उसका पांव फैला हुआ है। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी केंद्र में जितनी मजबूती के साथ उसको विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए वो करने में असमर्थ है, जो भी कारण उसका हो। नेतृत्व कमजोर हो या
सही मुद्दे नहीं उठाने की आदत हो, जो भी हो, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो भूमिका कांग्रेस पार्टी को निभानी चाहिए थी उसमें हमारे जैसे व्यक्ति को भारी कमी नजर आती है। दूसरा पक्ष जो मैं आपके सामने रखना चाहता था वो ये रखना चाहता था कि ये जो 5 प्रदेशों के चुनाव हो रहे हैं और खास करके बंगाल का जो चुनाव हो रहा है, मुझे लगता है कि इसके बाद विपक्षी एकता को एक गति मिलेगी और बहुत सारे प्रश्न हैं जिनको आसानी से निपटाया जा सकता है। और मैं अगर जंप करके थोड़ा आगे जाऊं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास केंद्र में नेतृत्व है मोदी का, तो वो अक्सर पूछते हैं दूसरे लोगों से भाई आपके पास प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है। लेकिन वही आप बंगाल की बात कीजिए तो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी इतनी कमजोर है कि उसने चीफ मिनिस्टर का चेहरा भी सामने नहीं लाया। और वोटर्स को क्या कह रहे हैं? वोटर्स को कह रहे हैं कि मोदी और शाह के चेहरे को देखकर तुम भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। तो जहां जो आर्गुमेंट सूट करता है वो भारतीय जनता पार्टी आगे लाती है। मुझे लगता है कि इस चुनाव के बाद विपक्षी एकता को गति मिलेगी और भारत की राजनीति में परिवर्तन होगा। एक आपने कहीं पर और भी आरोप लगाया था, खासतौर से संदर्भ जब ये था कि देश में जो एजेंसीज हैं उसके हिसाब किताब होने लगते हैं, उस पे छापे पड़ने लगते हैं, उसका शिकंजा कसने लगता है। आपने चाहे अनचाहे में इलेक्शन कमीशन का भी नाम इसमें लिया था कि इलेक्शन कमीशन ने अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ा लिया है। खास क्या उसका संदर्भ जो अभी चुनाव 8 चरणों में पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है उससे मान रहे हैं, या इलेक्शन कमीशन अब आपकी जो उसकी स्वायत्तता है उसको लेकर के आप सवाल उठा रहे हैं? मैं स्वायत्तता को लेकर सवाल उठा रहा हूं और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जैसे बाकी संस्थाएं जो हैं हमारे प्रजातंत्र की वो कमजोर हुई हैं, हॉलो आउट हो गई हैं, उसी तरह चुनाव आयोग भी हॉलो आउट हुआ है। अब जब चुनाव आयोग से कहा गया भाई 8 चरण में क्यों चुनाव करा रहे हैं बंगाल का, तो उन्होंने कहा कि इसलिए करा रहे हैं क्योंकि पिछली बार 7 चरण में चुनाव हुए थे, इस बार 8 चरण में। अब पिछली बार के चुनाव के बाद से आज के चुनाव में जो परिस्थितियां बदली हैं उसका उन्होंने सही आकलन नहीं किया, ऐसा मेरा मानना है। अब वो कहते हैं कि साहब बहुत वहां पर हिंसा होगी, बहुत ये करना पड़ेगा। मैंने बंगाल में महसूस किया कि एक जिला है, एक जिले में भी एक बार सब असेंबली सीट्स का चुनाव नहीं हो रहा है, एक जिले में भी बांट बांट कर हो रहा है। इस तरह 7 फेज 8 फेज का चुनाव किया गया है जिसमें कि लगता है कि जैसे कि रूलिंग पार्टी जो केंद्र में है भारतीय जनता पार्टी उसको फायदा पहुंचे और बाकी सब लोग डिसएडवांटेज में रहे। ये उचित नहीं है और उनको 8 फेज करने का जो कारण है कि पिछली बार 7 फेज तो उन्होंने बंगाल की परिस्थितियों का सही आकलन नहीं किया और इसलिए वो 8 फेज में गए। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था, मेरा ये मानना है। और अगर किया तो किसी न किसी दबाव में किया। पश्चिम बंगाल में निसंदेह रूप से ममता बनर्जी बहुत लोकप्रिय हैं और 211 सीटें पिछली बार जो उनके पास थी उसका नमूना है। ये बात दूसरी है कि लोकसभा में उनकी सीटें अपेक्षाकृत वो उतनी सीटें नहीं पाई जो वो अपेक्षित रखती थी। लेकिन ऐसी भी क्या हबड़ तबड़ है ममता बनर्जी को कि एक तरफ कुछ करती हैं, दूसरी तरफ चंडी पाठ करती हैं और तीसरी तरफ विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि ये जो व्हील चेयर पे चलने की राजनीति है वो भी उनकी सोची समझी राजनीति है। इसके पहले भी कई बार वो 2000 से लेकर के और 2016 तक कई दफे वो हमले की राजनीति, अपने ऊपर हमले की राजनीति करती रही। देखिए अक्कू जी, उनको चोट लगी है, वो तो उन्होंने खुद कल कह दिया है कि दुर्घटना में हुई है चोट, अब वो हमले पे नहीं आ रही है। दुर्घटना, उनका बड़प्पन है कि वो कह रही है दुर्घटना में चोट लगी है।
लेकिन चोट लगी है, पांव में प्लास्टर लगा हुआ है, व्हीलचेयर में चलने को मजबूर है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है ना। हाँ बिल्कुल ठीक। इतना तो है ही है कि ममता बनर्जी जैसा एनर्जेटिक कोई नेता जो मीलों मील पैदल चलती हैं इस उम्र में भी, उस व्यक्ति को अपंग बना दिया गया चुनाव के ठीक दरमियान। तो अब जब वो व्हीलचेयर पर चल रही हैं तो यह आरोप लगाया जा रहा है कि सहानुभूति बटोरने के लिए ऐसा कर रही हैं। सहानुभूति तो उनके साथ है ही है, लोगों की होगी भी, क्योंकि वो चोटिल हुई है, जख्मी हुई है और व्हीलचेयर पर चलने को मजबूर है। तो इस पर भी कोई कैसे एतराज कर सकता है कि भाई ये मत करो, तो कैसे चलो, मत चलो, घर में बैठे रहो। आखिर भारतीय जनता पार्टी कहां ले जाकर खड़ा करना चाहती है इस चुनाव को। और आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी को कोई भाव नहीं दे रहा है बंगाल में। अमित शाह ने कहा हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई तो इसलिए हम नहीं उतर पाए। उन्होंने हेलीकॉप्टर से चक्कर लगाया, जब देखा क्राउड इकट्ठा ही नहीं हुआ है तब वापिस आ गए। ये बातें सब लोग जान रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने केसेस छुपा लिए, फिर पता चला कि वो सीबीआई का जो केस था, सीबीआई ने खुद कहा कि वो दूसरा व्यक्ति है, दूसरी महिला है ममता बनर्जी। तो इस तरह का आरोप लगा के कितनी सस्ती राजनीति भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है मोदी शाह के रेजिम में। जी, आपने एक बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में विपक्ष विहीन करना चाहता है अपनी राजनीति को। उसी तरीके का आरोप ममता बनर्जी पे भी लगता रहा है कि ममता बनर्जी लोकतंत्र वहां उन्होंने खत्म कर दिया है, वामपंथ को खत्म कर दिया है, कांग्रेस को किनारे कर दिया है। और ये बात यहाँ तक तो बात सही लगती, उसके बाद तो नहीं मुझे सही लगती कि वामपंथ और लोकतंत्र वहां तो तीसरा कोई है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी अगर माइनस कर दे तो बिल्कुल चीजें खत्म है। तो आखिर इसकी क्या वजह है कि वहां जो धरती कभी वामपंथियों की थी, जो धरती कभी कांग्रेस की थी, वो बिल्कुल वहां उर्वरा शक्ति उनमें खत्म हो गई है और उसमें से भाजपा पैदा हो गई। ऐसा होता है, हमारे देश के इतिहास में भी ऐसे उदाहरण हैं और दूसरे देशों के इतिहास में भी ऐसे उदाहरण है कि एक शक्ति बहुत जोर शोर से उभरती है। जैसे आपने वामपंथियों का जिक्र किया, कितने साल दशकों तक उन्होंने शासन किया बंगाल में। लेकिन हम सब जानते हैं इतिहास से कि ऑटोमन साम्राज्य जो था एक दफा बहुत ही मजबूत साम्राज्य था, 700-800 वर्षों तक चला, फिर धीरे धीरे क्षीण होकर खत्म हो गया। हमारे देश में ही मुगलिया सल्तनत जो था वो बहुत दिनों तक चला, उसके बाद कमजोर होकर खत्म हो गया। तो इस तरह होता है कि वामपंथ हो या कांग्रेस पार्टी हो या कोई और राजनीतिक फॉर्मेशन हो, उसकी एक समय सीमा होती है, एक्सपायरी डेट होती है और वो स्वतः उसके बाद कमजोर हो जाती है, खत्म हो जाती है। उस पर हमें आश्चर्य नहीं करना। जी, एक ये अंतिम प्रश्न है कि आपको फिलहाल की संभावनाएं देखते हुए पश्चिम बंगाल में क्या लग रहा है कि ममता बनर्जी की 211 सीटें जो थी वो किस उस पे रहेंगी और भारतीय जनता पार्टी आज की स्थिति में कहां पे रहेगी? मैं जानबूझ करके वामपंथ और कांग्रेसियों की सीटों की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, मैं इतना तो बहुत विश्वास के साथ आज के दिन आपसे कहना चाहता हूं और हम लोग 2 मई के बाद इसकी समीक्षा भी करेंगे कि इस चुनाव में ममता बनर्जी को पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा सीटें मिलेगी। तो पिछले चुनाव में 2 से 11 पर थी, मेरा अपना आकलन है कि उसके आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं जाएंगे। एक तो ये, दूसरा कि ठीक है, हम ये नहीं दावा कर रहे हैं कि 294 सीटें हैं बंगाल में तो उसमें ममता बनर्जी 300 सीट जीतेंगी, जैसा अक्सर भारतीय जनता पार्टी के लोग करते रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि विपक्ष की भूमिका है, प्रजातंत्र में विपक्ष होना चाहिए, विपक्ष के लिए स्पेस भी है। अब उस स्पेस में कांग्रेस और वामपंथी कितना ऑक्यूपाई करते हैं उस स्पेस को और भारतीय जनता पार्टी कितना करती है, वो तो 2 मई को हमको पता चलेगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन वामपंथी और कांग्रेस बंगाल में कमजोर हुए हैं और इसी के चलते
वो जो विपक्ष का स्पेस है उसमें बीजेपी को पनपने का मौका मिल गया। तो मेरा मानना है कि इस चुनाव में वो अगर बहुत अच्छा नहीं भी करे तब भी सारा जो विपक्ष का दायरा है वो अकेले भारतीय जनता पार्टी को उपलब्ध नहीं होगा, उसमें इन लोगों की भी भूमिका रहेगी। और ये लोग आपस में किस वोट के लिए लड़ रहे हैं? उस वोट के लिए जो ममता के विरोध में है। तो जो विरोध में वोट हैं उसका बंटवारा होगा इन दोनों शक्तियों के बीच में है, क्योंकि वामपंथी और कांग्रेस साथ आ गए हैं, तो फायदा जाहिर है ममता को होगा। देखते हैं कि अब राजनीति किस मोड़ पे आती है, और आपके आने के बाद निश्चित रूप से हिंदी भाषियों में जो बहुत बड़ा चंक है वहां पर, और बाकी भी क्योंकि आप राष्ट्र की राजनीति को देखते रहे, वहां असर पड़ेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, ये हम लोगों के लिए ज्यादा चिंता की बात रहती है कई बार, और आप अच्छे से अपनी भूमिका निभा सके। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आभार कि आपने हमें नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी को इतना समय दिया। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।